Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the Nobel Prize of 2022. देखिए 2022 के नोबेल प्राइजेस अनाउंस हो चुके हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनके नेम्स याद रखने हैं और नेम्स के साथ साथ एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए कि ये नोबेल प्राइज आपको किस पर्पस के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन देखो, अब ऐसा नहीं कि पूरा दिन सिर्फ इसी चीज में आपको खराब करना है, तो बहुत ही शॉर्ट में इस चीज को कवर अप करो। इसकी ट्रिक्स वगैरह आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन ट्रिक्स से ज्यादा जरूरी है कि आप इनका एक बेसिक रिवीजन करके रखो। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स भी एक हद के बाद इस तरह की ट्रिक्स आपको दी जाएंगी कि आपको लगेगा कि ट्रिक ही याद कर लो। तो इसलिए जरूरी है कि अपने ऊपर भरोसा करें और बेसिक तरीके से इनको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले एक बार हम एक पिक्चर देखेंगे, जो भी हमारे 2022 के नोबेल प्राइज लॉरिएट्स हैं, तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर सबसे पहला बेसिक फैक्ट तो यही आता है कि व्हाट इज अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज है क्या? देखो, एक पर्सन थे अल्फ्रेड नोबेल नाम के, एक बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे। काफी ज्यादा पेटेंट्स इनके नाम है, 300 प्लस पेटेंट्स इनके नाम है। डायनामाइट की इन्वेंशन इन्होंने की थी, तो एक काफी कह सकते हो इनोवेटिव फील्ड के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी जो विल थी, जैसे विल होती है, अपनी वसीयत में लोग लिखते हैं कि बंगला गाड़ी बच्चों के नाम कर देना, तो उन्होंने ये कहा था मेरी जितनी भी फॉर्च्यून है, मेरी जितनी भी वेल्थ है, वो सब बांट दी जाए किसमें, प्राइजेस में। और उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चलाए जाएं। ठीक है, ये उनकी लास्ट विल और टेस्टामेंट थी कि जो अपनी फॉर्च्यून का एक बड़ा हिस्सा वो दे के गए थे टू अ सीरीज ऑफ प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस। फिजियोलॉजी या फिर उसको मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें देखो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में बोल के गए थे? 1 2 3 4 5, 5 फील्ड में प्राइज, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। ऐसे बोल सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन तो यही हो गए आपके। फिर एक लिटरेचर हो गया, एक पीस प्राइज हो गया, तो 5 तो ये हो गए। उसके बाद आगे चल के 1968 में आप देखोगे 1909 से करीब ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए थे। फिर 1968 में स्वीडन की सेंट्रल बैंक है रिक्स बैंक, ठीक है, इतना याद रख लो। रिक्स बैंक स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस भी स्टार्ट किया। अब ये प्राइज भी इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में स्टार्ट किया, तो ये भी इकोनॉमी का प्राइज भी अब किसकी कैटेगरी में आने लगा? फिर नोबेल प्राइज की कैटेगरी में आने लगा। अब सवाल आता है कि सर नोबेल लॉरिएट्स को, जिन्होंने नोबेल प्राइज मिलता है, उन्हें सिलेक्ट कौन करता है? तो देखो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। जैसे जहां तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिसाब है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, ये सिलेक्ट करती है। मेडिसिन फील्ड में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूटेड है, वो सिलेक्ट करती है। लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी है, वो सिलेक्ट करती है। और सब पीस प्राइज के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी बनती है, जो इलेक्ट करती है आपका नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं स्टॉर्टिंग। ठीक है, नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहते हैं स्टॉर्टिंग। तो वो स्टॉर्टिंग क्या करेगा? 5 मेंबर्स को इलेक्ट करेगा नोबेल पीस प्राइज चुनने के लिए। इसी तरह से जो 1968 में जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने ये इकोनॉमिक साइंसेस का प्राइज स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी कि इकोनॉमिक साइंसेस में कौन चुनेगा नोबेल लॉरिएट्स को? तो ये जिम्मेदारी दी गई फिर से अगेन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का प्राइज सिलेक्ट करता है। मेडिसिन में कैरोलिंस्का है, और लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी है, और नॉर्वेजियम में कमेटी है जिसको कौन इलेक्ट करता है? स्टॉर्टिंग करता है। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि सर नोबेल लॉरिएट्स को इलेक्ट कौन करता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज कि सर देखते हैं किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले। तो लिटरेचर में बात करेंगे तो लिटरेचर में एक सिंगल पर्सन को अवार्ड मिला है, एनी एनॉस। ठीक है, लिटरेचर में सिर्फ किसको अवार्ड मिला है सर? एनी एनॉस को। तो उनको प्राइज का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए दिया गया? फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्टेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो ये पर्पस किसका है सर? एनी एनॉक्स का। नेक्स्ट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स की फील्ड में इफ यू कुड से 3 पर्सन हैं। ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में आपको 3 पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन कौन है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर
एंटोन जेलिंगर, ठीक है, ACZ ऐसे याद रख सकते हो, एस्पेक्ट, क्लॉजर और जेलिंगर, एस्पेक्ट, क्लॉजर, जेलिंगर। देखो ये नाम आपको हो सकता है अजीब अजीब लगे, लेकिन इसको एक दो बार प्रैक्टिस में लाओगे ना अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, एक दो बार अगर इसे रिपीट करोगे अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। तो 3 लोगों को मिला के एक फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो इसीलिए 1/3 1/3 1/3 ये प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्पेक्ट, क्लॉजर, जेलिंगर, ठीक है, 3 लोगों को मिला के ये प्राइज दिया गया है। तो किस किस पर्पस के लिए दिया गया है? देखो फिजिक्स का जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इंटेंगल फोटोन एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। सेम रीजन जॉन क्लोजर को देने का है और सेम रीजन जेलिंगर को ये अवार्ड देने का। तो तीनों को एक ही पर्पस के लिए अवार्ड दिया गया है। देखो ब्रीफ में अगर समझें तो इनको अवार्ड दिया गया है फॉर रिसेंट डिस्कवरी इन क्वांटम इंटेंगलमेंट। सर क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बिल्कुल बेसिक से समझो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो दुनिया, क्वांटम का मतलब क्या? क्वांटम फिजिक्स वो साइंस की स्टडी है जो मॉलिक्यूल को, किसी भी एटम को बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टडी करती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनसे भी छोटे लेवल पे जो साइंस स्टडी करती है किसी भी पार्टिकल को, वो कहलाती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स किससे डील करती है? ऐसी फिजिक्स जो पार्टिकल्स को बिल्कुल उनके बिल्कुल शॉर्टेज, स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल लेवल पे स्टडी करे, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है अगर कोई पार्टिकल दिल्ली में बैठ के, मान लो दिल्ली में बैठ के अगर कोई मूवमेंट करता है, तो एक यहाँ मुंबई में जो पार्टिकल होगा उसमें भी किसी तरह की हलचल महसूस की जा सकती है, ठीक है। तो दिल्ली के पार्टिकल के मूवमेंट से मुंबई के पार्टिकल में भी मूवमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिकल जो बिल्कुल बहुत ही रिमोट पोजीशन पे है वो दूसरे पार्टिकल पे इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। और इसी तरह की बात एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कह के गए थे। तो कई साइंटिस्ट डिनायल मोड में भी थे या वो इसी चीज को अलग तरीके से प्रेजेंट करते थे, क्या ये एक्चुअल में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जहां तक आपका एलन एस्पेक्ट है और क्लॉजर हैं और जेलिंगर हैं, इनकी रिसर्च यहां तक बताती है कि हाँ ये प्रोबेबली काफी हद तक पॉसिबल है कि आपको क्या कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट वर्ड ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है? फिजिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। इसी तरह से सर केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन बेटोजी, मॉर्टन मैल्डल और के बैरी शार्पलेस, ठीक है। तो इनको ऐसे याद रख सकते हो, BMS, बेटोजी, मैल्डल, शार्पलेस, बेटोजी, मैडल, शार्पलेस, ठीक है। तो इनको किस फील्ड में मिला है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सर तीनों को किस पर्पस के लिए मिला है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनके लिए कीवर्ड ध्यान रखना, क्लिक केमिस्ट्री। देखो सारा जो आपका जीके है ना वो डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना होता है। तो तीनों को किस फील्ड के लिए मिला है सर? क्लिक केमिस्ट्री। देखो क्लिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल से या एक मॉलिक्यूल से एक बड़ा कंपाउंड बनाना, बड़ा पार्टिकल बनाना, ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो अगर इसी प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर दें, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या होते हैं, कई सारे आपके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, काफी हैवी रिएक्शन होती है। अगर इसी प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर दें कि ये जो एक छोटा मॉलिक्यूल है धीरे धीरे करके एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाए, ठीक है, बिना किसी बाई प्रोडक्ट के या बहुत ही कम बाई प्रोडक्ट के साथ, सिंपली वे में ये काम हमारा हो जाए, तो इसी को कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी की स्टडी क्या कहलाती है आपका? ये कहलाती है क्लिक केमिस्ट्री। जैसे सर इंसान है, एक बेबी से कब वो ह्यूमन बन जाता है, कितना सिंपली वे में धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है। और वहीं अगर किसी इंसान को ये रिएक्शन करनी हो तो उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो दैट इज क्लिक केमिस्ट्री। तो क्लिक केमिस्ट्री के फील्ड में इन तीनों ने काम किया। किस किसने सर? BMS ने, बेर्टोजी, मैल्डल और शार्पलेस, ठीक है। किस किसने काम किया सर? बेर्टोजी, मैल्डल और शार्पलेस, BMS, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखो मेडिसिन में जो इस बार प्राइज मिला है स्वांते पाबो को मिला है। तो आप समझ सकते हो कितनी हैवी रिसर्च रही होगी इनकी
क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में 3 लोगों को मिला के मिला है प्राइज, और यहाँ पे एक अकेले पर्सन को ये प्राइज मिला है, स्वांते पाबो को। तो स्वांते पाबो ने क्या कहा है? तो सर स्वांते पाबो ने डिस्कवरी की है कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो ह्यूमंस जो बने हैं, ह्यूमन की जो आज हमारी स्पीसी, हम क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, लेकिन आज हम होमोसेपियंस बने हैं अगर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से आप चलो तो हम इवॉल्व होते होते होमोसेपियंस बने, ठीक है। इससे पहले कोई डिफरेंट स्पीशी थे, इससे पहले कोई डिफरेंट स्पीशी थे, ठीक है। तो इससे पहले जो हम डिफरेंट स्पीशीज थे वो कैटेगरी कहलाती है होमोनिन, ठीक है। वो क्या कहलाती है? होमोनिन, जिसमें एक आते हैं नियोडेंथ्रल, ठीक है। तो इससे पहले की जो स्पीशी हम थे होमोनिन, तो होमोनिन से इवॉल्व होके हम होमोसेपियंस बने। तो आज अगर होमोसेपियंस की आप जीनोम सिक्वेंसिंग करना चाहोगे, यानी इनके जीन्स की मैपिंग वगैरह करना चाहोगे, इजीली कर सकते हो। लेकिन जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग आप कैसे करोगे? इट वॉज लाइकली, पहले माना जा रहा था ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है, लेकिन स्वांते पाबू ने ये पॉसिबल करके दिखाया। तो उन्होंने एक्सटिंक्ट जो होमिनिन्स हैं उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग करके दिखाई है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बायोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं सर नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सर 3 लोगों को मिला है, जैसे केमिस्ट्री में बीएमएस था ना, बेटियोजी, और आपका मेल्डल, और तीसरा कौन था सर आपका, सॉरी हाँ शार्पलेस, ठीक है। इसी तरह से स्वांते पाबू हो गए बायोलॉजी या फिर कह लो मेडिसिन में। तो नोबेल पीस प्राइज पीस प्राइज में बीएमसी याद रखना, सॉरी एएमसी। इसमें 2 तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेमोरियल और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? रशिया की। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की। और तीसरे जो पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है वो है आपका एलेस बेलियास्की, ठीक है। कौन है सर? एलेस बेलियास्की। तो इन तीनों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आवाज उठाई है। जैसे एलेस बेलियास्की की अगर हम बात करें तो वो अपने अपने होम कंट्रीज में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कहाँ के रहने वाले? रशिया को रहने वाले। देखो पिछली बार भी जो नोबेल प्राइज दिया गया था पीस में, वो भी रशिया के अगेंस्ट आवाज उठाने वालों को दिया गया था, इस बार भी उन्हीं को दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी भी कहा जाती कि हाँ नोबेल पीस प्राइज में कुछ कंट्रोवर्सी चली कि हर बार आप ऐसे लोगों को ही दे रहे हो जो रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो खैर वो अलग चीज है। तो उन्होंने क्या करा है? they have for many years promoted the rights to criticize power and protect the fundamental rights of citizens। तो रशिया में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, ये भी कहाँ की है सर? रशिया की आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको राइट्स टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सेम उसी पर्पस के लिए मेमोरियल आपका अवार्ड दे रहा है। फिर इसको देख लो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी वही कह रहा है, ये यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई है, ठीक है। तो ये 3 आपके किधर हो गए? सॉरी पीस प्राइज में। नेक्स्ट आता है सर इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो वो रिक्स बैंक प्राइज है ये। तो इसमें आपको 3 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा। नंबर 1 इज बैन बर्नांक, ठीक है, बैन बर्नांक, डोगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डिविग, ठीक है। तो देखो बैन बर्नांक, तो नाम से लग रहा है बैंक से रिलेटेड है, बैंक बर्नांक। दूसरा नाम है डॉगलस डायमंड, ठीक है, डायमंड पैसा, ठीक है। तीसरा नाम है फिलिप डिविग, फिलिप कंपनी है, ठीक है, फिलिप पैसा कंपनी, पैसा इकोनॉमी, ठीक है, रिलेट कर लेना। फिलिप डिविग, डॉगलस डायमंड, बैन बर्नांक, ठीक है। तो इन तीनों को किस लिए मिला है? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे इन्होंने ये बताया कि अभी तक हम क्या कहते थे कि भैया अगर इकोनॉमी खराब होगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी, लेकिन इन्होंने क्या कहा? एक साइकिल है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी तो आपकी बैंक्स की पोजीशन खराब होगी। जैसे पहले ये था कि बैंक्स की पोजीशन पहले खराब होती है या फाइनेंशियल क्राइसिस पहले आती है, ठीक है।
तो ये बड़ा डाउट था कि पहले बैंक्स की पोजीशन से फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बैंक्स की पोजीशन खराब होती है। तो उसी के ऊपर डिटेल उन्होंने रिसर्च करके यहाँ पर प्रोवाइड की है, ठीक है। तो दैट इज योर प्राइजेज इन इकोनॉमिक्स। तो देखो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इनके सारे लोगों के नाम एक एक बार कॉपी में जस्ट आपको लिख लेने हैं और रिकॉल कर करके इनको याद कर लेना है, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रख लेना कि किस किस फील्ड में मिले, ठीक है। तो सिर्फ इस पे पढ़ के मत जाओ कि किसको अवार्ड मिला है, एक बेसिक कीवर्ड पकड़ लो। जैसे इकोनॉमी में बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस पे मिला है, ठीक है। पीस, अगर नोबेल पीस प्राइज किसके लिए मिला है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन उनके होम कंट्रीज में प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी में किस फील्ड में मिला है, तो जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज की जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके लिए मिला है। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स पकड़ लो कि किस किस फील्ड में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बाकी नाम एक बार उनके अच्छे से देख लो, क्योंकि नोबेल प्राइजेस दुनिया के वन ऑफ द रेप्यूटेड प्राइजेस हैं, तो इस पे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सर इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।